मेरे 10वीं के प्यारे विद्यार्थी, देखो मैं आज आपके सामने मेरा बचपन 5वां पाठ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित उनका चाइल्डहुड के बारे में, यानी क्या माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन के बारे में वो बता रहे हैं। देखो बच्चों, इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम शुरुआत में क्या करेंगे, लेखक परिचय देखेंगे। APJ का लॉन्ग फॉर्म क्या है? अब्दुल कलाम नहीं, APJ यानी क्या, अउल, A यानी अउल, P यानी फकीर, J यानी जैनुल आबदीन। समझ आए बच्चों? APJ हम कहते APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम ऐसा बुलाते, लेकिन A यानी अउल, P यानी फकीर, J यानी जैनुल आबदीन। उनका आड़ा नाम क्या है? अब्दुल कलाम। ये उनका नाम है, अउल फकीर उनका नाम है। पिताजी का नाम जैनुल आबदीन है और उनका आड़ा नाम क्या है? अब्दुल कलाम। देखिए, उनका जन्म 15/10/1931 में रामेश्वरम में हुआ। 2020 से आपको मालूम है 2002 से 2007 तक, 2002 फ्रॉम 2002 to 2007 ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तक 5 वर्ष तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। उनका जनवादी राष्ट्रपति, जनवादी यानी सब जनता में श्रेष्ठ ऐसे राष्ट्रपति बने। उनका क्या नारा था? उनका उद्घोष था, उनका स्लोगन था कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूं। इस तरह उनका ये नारा है। देखो क्या है, शुरुआत में इस कविता का, इस पाठ का आशय देखेंगे। आशय यानी क्या है? थीम ऑफ द लेसन। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन? माय चाइल्डहुड या मेरा बचपन। देखो, एक ऑटोबायोग्राफी है उनके, स्वयं के ऊपर संस्मरण है। भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सिंपलिसिटी यानी क्या, सिंपल लाइफ, सादगी का मिसाल था। अगर एक महान व्यक्ति सादगी में जीने वाले जैसे महात्मा गांधी जी, उसी तरह उन्हीं तरह क्या है, एक और एक उदाहरण है, वो एग्जाम्पल है यहाँ है कि वे है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सादगी जीवन का एक उदाहरण, मिसाल यानी क्या, एग्जाम्पल, उदाहरण था। उनके माता पिता का परिश्रम, यानी वे अपने बच्चों के लिए कितने परिश्रम लेते थे। आडंबरहीन जीवन, आडंबरहीन जीवन यानी क्या, अगेंस्ट लग्जरियस लाइफ, यानी आयश आराम को त्याग कर, छोड़कर जीवन बिताना। आडंबरहीन जीवन सबके लिए एक आदर्श प्राय है। उनके माता पिता का परिश्रम, इसमें हम सीख सकते हैं, उनका ज्ञान ले सकते हैं। और वे कैसे आडंबरहीन थे, यानी वो अपने आराम, आयश आराम जीवन को त्याग देते थे। आदर्श, एक आदर्श के योग्य ऐसा उनका जीवन था। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतुष्ट था। देखो, APJ अब्दुल कलाम का परिवार, परिवार यानी क्या, फैमिली। अतिथि यानी क्या, गेस्ट की सेवा में समाधान मानते थे, यानी संतुष्ट था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। यूनिटी इन क्या, रिलीजन, धर्म में एकता, यानी सब धर्म एक है। इस तरह उनका परिवार धार्मिक एकता को
मानता था। बच्चों के लिए एक चैतन्यशील, उत्साहित, बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी एक आदर्श बनी है। इस पाठ से में ये सीख मिलती है। मेरा बचपन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी यानी सिंप्लिसिटी, सिंपल लाइफ, सादगी, धार्मिक सहिष्णुता यानी क्या, रिस्पेक्ट आगे एंड ऑफ द रिलीजन, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। धार्मिक सहिष्णुता यानी क्या, रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। मिलजुल कर रहना यानी भेदभाव नहीं करना, छोटा बड़ा, हाँ काला गोरा, इस तरह का भेदभाव न करके मिलजुल कर रहना। और किताबें पढ़ने का प्रयोजन क्या, उपयोग आदि यानी एक्सेट्रा की प्रेरणा पा सकते हैं। हम इस पाठ से क्या क्या सीख सकते हैं? कैसे सादगी में जीवन बिताना है, कैसे धर्म, हर एक धर्म को रिस्पेक्ट देना यानी कि धार्मिक सहिष्णुता कैसे रखनी है, मिलजुल कर कैसे रहना है, और किताबें पढ़ने से क्या लाभ है। किताबें पढ़ने का शौक होना चाहिए, इससे आदि की प्रेरणा पा सकते हैं, यानी इंस्पायर हम हो सकते हैं, हमें इंस्पायर मिल सकता है। किससे? किताबें पढ़ने का प्रयोजन क्या है। यहाँ उनकी जीवनी के बारे में खुद बता रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी। मेरा जन्म मद्रास राज्य के, अब तमिलनाडु, रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। पहले मद्रास कहते थे, अब इसको तमिलनाडु। हाँ, कस्बे में एक मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी, उनका नाम क्या, जैनुल आबदीन, की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। औपचारिक शिक्षा यानी क्या? स्कूल शिक्षा, स्कूल एजुकेशन। यानी उनके पिताजी, उनका नाम जैनुल आबदीन, की कोई भी बहुत अच्छी स्कूल की परीक्षा शिक्षा नहीं हुई थी, और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। यानी मिडिल क्लास फैमिली, मध्यवर्गीय परिवार, नॉट सो रिच नॉट सो पुअर। कैसे? मध्यम वर्गीय, बहुत धनी व्यक्ति नहीं थे, और उनकी शिक्षा भी अच्छी तरह नहीं हुई थी, औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। उसके बावजूद वे बुद्धिमान थे, फिर भी वे बहुत इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। देखो, उनके मन में मदद करने की, काइंडनेस, दया दिखाना, उदारता की सच्ची भावना थी। माँ के बारे में बताते एपीजे। माँ का नाम आशी अम्मा, उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी, यानी अपने पिताजी की एक आदर्श माँ, या जैनुल आबदीन की एक आदर्श पत्नी, जीवन संगिनी यानी क्या? लाइफ पार्टनर, जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। उनके मुस्लिम समाज में उनके माता पिता जी को क्या है, यानी हमारे समाज में नहीं, मुस्लिम समाज में एक आदर्श दंपति आइडियल कपल्स के रूप में देखा जाता था, उनको आदर्श मानते थे। वे कई बच्चों में से एक था, कई बच्चों में से एक था, नहीं वे कई बच्चों में से एक थे। अपने शरीर के बारे में बता रहे हैं। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का
छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। देखो, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, उनके माता पिता कैसे थे? लंबे थे, चौड़े थे, सुंदर थे। हाँ, ये कैसे थे? वे छोटी कदकाठी यानी क्या? हाइट में कम रहने वाले, छोटी कदकाठी का साधारण यानी सिंपल दिखाई देने वाला ऐसा एक बच्चा था। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, एंसेस्टर्स हाउस। पुश्तैनी घर यानी क्या? एंसेस्टर्स हाउस, यानी पुराने प्राचीन काल के उनके दादा से मिली हुई जायदाद। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने, पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। देखो, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में, गली का नाम क्या है? मस्जिद वाली गली। ये घर कैसे? चूने, पत्थर और ईंट से, ब्रिक से, स्टोन्स, स्टोन्स और ब्रिक्स से बने पक्का मकान और बड़ा मकान था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। आडंबरहीन यानी क्या? अगेंस्ट लग्जरियस लाइफ यानी क्या? अगेंस्ट लग्जरियस लाइफ यानी क्या? कि ऐश आराम से, ऐश आराम को त्याग कर मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। यानी जितने वस्तुएं घर में नेसेसरी है उतने ही लाते थे, बल्कि ऐश आराम रहने वाली वस्तु नहीं थे। यानी अनावश्यक, अनवांटेड, अनवांटेड थिंग्स नहीं थे और लग्जरियस लाइफ भी उनका नहीं था। पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। घर में सभी आवश्यक चीजें, नेसेसरी थिंग्स, समुचित मात्रा में क्या? योग्य मात्रा में, सुलभता से आसानी से मौजूद थी। वास्तव में रियली मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता से, यानी क्या? टेंशन फ्री, यानी कोई भी चिंता नहीं थी, ऐसा उनका बचपन था। और कैसे? सादगी में बीता, यानी क्या? सादगी में यानी क्या? सिंपल जीवन लाइफ में बीता। भौतिक हो या भावनात्मक, दोनों दृष्टियों से मेरा जीवन कैसा था? मेरा बचपन बहुत टेंशन फ्री, निश्चिंता से था। यानी मैं ऊपर से भी, अंदर से भी, आंतरिक मन से भी, बाह्य मन से भी मैं बहुत खुश था। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। यू नो, प्राय यानी ऑलवेज, अपनी माँ के साथ ही किचन रूम में फर्श पर बैठकर, नीचे बैठकर खाना खाया करता था। डाइनिंग टेबल वो कुछ भी चीज़ें उनके घर में नहीं थी। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती, लीव्स ऑफ कोकोनट, लीव्स ऑफ बनानास। देखो, मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती थी और यानी प्लेट के रूप में, खाने का जो प्लेट रहता है ना, ये प्लेट के रूप में केले के पत्ते बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती। देखो, चावल एंड राइस स्वादिष्ट यानी रुचिकर, टेस्टी, सुगंध से भरा हुआ एक ऐसा रसोई का सुगंध, अच्छा सुगंध आता था उसे। ऐसे सुगंधित स्वादिष्ट सांबार और चावल केले के पत्ते पर डालती थी। साथ में घर का बना अचार, अचार यानी क्या? पिकल्स, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी।
यानी फ्रेश चटनी देती थी। खाने में क्या क्या रहता था कि केले के पत्ते के ऊपर क्या है, चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार और घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी, इस तरह उनका भोजन था। प्रतिष्ठित शिव मंदिर देखो क्या है कि आपको मालूम है रामेश्वरम में क्या है, रामेश्वरम में एक प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। यानी बहुत से लोग उत्तर प्रदेश के लोग तमिलनाडु मद्रास में आके किस लिए आते हैं कि तिरुपति और रामेश्वर के दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, वहाँ एक फेमस क्या है, शिव का मंदिर है, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सी वेल नोन हिस्टोरिकल प्लेस। देखो, जिसके कारण रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हुआ है का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। देखो, शिव मंदिर को जाने के लिए एपीजे के घर से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता। जिस इलाके में हम रहते थे, इलाका यानी एरिया में रहते थे, वह मुस्लिम बहुल था। यानी मुस्लिम के घर बहुत थे, मुस्लिम लोग बहुत बहुल यानी बहुत थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे। सम हिंदू फैमिलीज आल्सो देयर, जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। देखो, हिंदू मुसलमान दोनों ही थे, बहुल मुसलमान थे, लेकिन कुछ हिंदू के परिवार भी थे, लेकिन मुसलमान पड़ोसियों के साथ साथ सब मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, उनके एरिया में एक ओल्ड मॉस्क, मस्जिद यानी कि मॉस्क थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। देखो, रामेश्वरम मंदिर का पुजारी का नाम क्या है? पक्षी पुजारी यानी पृष्ठ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनका नाम है। मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अभिन्न यानी क्या? क्लोज फ्रेंड। अभिन्न मित्र यानी क्लोज फ्रेंड थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे, यानी धार्मिक विचार पर, फिलॉसफी पर विचार करते थे, चर्चाएं करते थे। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। देखो, जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ, बड़े हुए एपीजे, उस समय उन्होंने क्या प्रश्न करने के लिए बताने के लिए कहा हुआ, तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता यानी रिसाइटिंग ऑफ नमाज, यानी नमाज की प्रसंग क्या है, नमाज का ये प्रसंग क्या है के बारे में पूछा। तब उन्होंने क्या बताया? वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। पिताजी बताते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इस ब्रह्मांड का यानी इस यूनिवर्स का एक भाग बन जाते हो, जिसमें दौलत यानी मनी, आयु यानी एज, जाति यानी कास्ट, धर्म पंथ यानी रिलीजन एंड कास्ट का कोई भेदभाव नहीं होता। यानी कभी भी दौलत, आयु, जाति, धर्म पंथ का कभी भी लालच नहीं होता, भेदभाव नहीं होता। यानी जिसके पास पैसा है, हाँ, उच्च जाति के है, उच्च धर्म के है, ऐसे भेदभाव नहीं होता। मुझे याद है, एपीजे यहाँ याद करते हैं,
पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। पिताजी की दिनचर्या यानी क्या, डेली रूटीन। पौ फटने के बाद यानी क्या, बिफोर सनराइजिंग यानी प्रातः काल, बिफोर सनराइजिंग। पौ फटना यानी प्रातः काल उनकी दिनचर्या यानी डेली रूटीन शुरू होता था। 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते थे। पिताजी का दिनचर्या देखो, पहले 4 बजे उठकर प्रातःकाल 4 बजे उठकर नमाज पढ़ते थे। उसके बाद नारियल के बाग में जाते थे। बाग घर से करीब 4 मील दूर था, यानी 4 किलोमीटर दूर था। करीब 12 यानी दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते। देखो, करीब एटलीस्ट 12 दर्जन यानी क्या, डजन नारियल कंधे पर लिए घर आए करते थे, लौटते थे। और उसके बाद ही उनका नाश्ता यानी क्या, ब्रेकफास्ट होता था। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। वे विज्ञान और टेक्नोलॉजी का अध्ययन करते थे, लेकिन फिर भी उनके पिताजी के बातों का अनुसरण करते हैं, फॉलो करते थे। मैंने अपनी विज्ञान यानी साइंस, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की सारी जिंदगी में पिताजी को बातों का ही फॉलोअर्स यानी फॉलो करते थे, अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है। बुनियादी सत्य यानी बेसफुल ट्रुथ, सेम थिंग्स, ट्रुथ। मैंने उन बुनियादी सत्यों को जो उन्होंने हमें सिखाया है मूलतः शुरुआत में, समझने का भरसक यानी क्या, बहुत प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है, गॉड्स गिफ्ट जरूर है, जो हमें भ्रम से, भ्रम यानी क्या, झूठी कल्पना, दुख यानी क्या, शारोनेस, शारो, विषाद यानी दुख, और असफलता यानी क्या, असफल यानी सफलता न मिलना से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। देखो, उनका अनुकरण करने का मैंने बहुत प्रयास किया है, और कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है कि पिताजी के सलाह में जो हमें भ्रम से, दुख से, विषाद से, असफलता से क्या दूर रखती है, छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, पिताजी ने वुडन बोट्स बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों के ट्रैवलर्स को रामेश्वरम से धनुषकोडी, यानी इसको सेतुकराई भी कहा जाता है, तक लाने ले जाने काम आती थी। उनके पिताजी नौकाएं बनाने का काम करते थे, तब वे सिर्फ 6 इयर्स ओल्ड यानी 6 साल के थे। ये नौकाएं का इस्तेमाल किस लिए करते थे कि ट्रैवलर्स को यानी तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मालूम है बच्चों, एक स्थानीय ठेकेदार यानी लोकल कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। जैनुलाब्दीन यानी उनके पिताजी और जलालुद्दीन
एक स्थानीय ठेकेदार यानी लोकल कॉन्ट्रैक्टर, दोनों ने मिलकर समुद्र तट के पास यानी क्या, समुद्र बैंक ऑफ दी सी, समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। देखो उनके बहन का नाम क्या है, अब एपीजे की बहन का नाम जोहरा। जोहरा का विवाह यानी शादी जलालुद्दीन के साथ, जो ठेकेदार था उनके साथ हो गई। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था, यानी किस तरह नौकाएं बनती थी वो बहुत ध्यान से देखते थे। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था, यानी बिजनेस अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। देखो एक दिन क्या हुआ, 100 मील प्रति घंटे यानी 100 किलोमीटर्स इन आवर ऐसे स्पीड में हवा चली और समुद्र में क्या हुआ, तूफान यानी साइक्लोन आया। साइक्लोन, तूफान यानी क्या, साइक्लोन आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। धनुष्य कोड़ी के कुछ लोग और उनकी नावें बह गई। उसी में पाम्बन पुल भी टूट गया। पाम्बन एक गांव का नाम है, वहाँ पुल है, उस पुल का नाम क्या है, पाम्बन। हाँ, इस तरह ट्रैक है, ट्रैक पुल, ट्रेन को आने जाने का एक ट्रैक है, वो पुल है, टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन एक्सीडेंट हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। यानी जब तूफान आया था, सब नावें बह गई थी, तब एपीजे को मालूम हो गया कि समुद्र भी उग्र रूप धारण कर सकता है। इसके पहले समुद्र का उग्र रूप उन्होंने नहीं देखा था, सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे निस्तेज यानी कुछ करने लायक नहीं शांत कर दिया। उनकी अपार यानी भयंकर और अनकंट्रोल्ड पावर, हाँ, अपार एवं अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड पावर को ने मुझे क्या है, चुप बिठाया। उम्र में काफ़ी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। देखो उम्र में बड़े थे, लेकिन जलालुद्दीन क्या एपीजे के एक क्लोज फ्रेंड, अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। देखो एपीजे 6 साल के थे, इससे भी वह 15 साल बड़े थे। और मुझे क्या कहकर बुलाते थे, उनको एपीजे को क्या कहकर बुलाते थे, आज़ाद कहकर पुकारा करते थे या बुलाते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर, यानी क्या, सैंड एरिया, बैंक ऑफ द सैंड, हाँ, समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्राय यानी ऑलवेज, मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट के बारे में, आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे। प्रसंगवश यानी क्या, एक बताने का, ये सचमुच यहाँ एक बात बतानी जरूरी है कि प्रसंग है कि बताना कि मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि
पूरे इलाके में, एरिया में सिर्फ जलालुद्दीन क्या थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे, अंग्रेजी पढ़ सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। देखो, जलालुद्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसके बराबर की शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था, और न ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था, यानी उनका बाहर का व्यवहार ज्ञान भी था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। जलालुद्दीन एपीजे को क्या क्या बताते हैं कि एजुकेटेड व्यक्तियों की जानकारी, वैज्ञानिक खोजन के साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, समकालीन साहित्य ने उस समय का साहित्य लिटरेचर के बारे में जानकारी, चिकित्सा के मेडिसिन साइंस ऑफ ट्रीटमेंट, चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों यानी क्या डिमांड्स के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। मुझे बहुत ज्ञान नहीं था, मुझे बाहर का ज्ञान नहीं था, व्यवहार ज्ञान नहीं था, लेकिन जलालुद्दीन क्या किया कि उनको सीमित दायरे में, लिमिटेड बाउंड्री में मैं था, सीमित यानी कि लिमिटेड दायरे से बाहर निकाला उसे और नई दुनिया के बारे में बताया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। देखिए, उनके बाल्यकाल में यानी कि चाइल्डहुड में पुस्तकें बहुत कम थी, दुर्लभ